नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक करार, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने रद्द की केंद्र सरकार की योजना। और कहा कि सूचना के अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है यह योजना। और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने का दिया है निर्देश। चुनाव आयोग को एसबीआई से विवरण मिलने के बाद 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर करना होगा सार्वजनिक। चुनाव में काले धन का बड़े पैमाने पर उपयोग को रोकने के लिए मोदी सरकार ने 2018 में शुरू की थी योजना। आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के फंडिंग पैटर्न पर इस ऐतिहासिक फैसले का पड़ेगा बड़ा असर। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि फैसले का अध्ययन करने के बाद उठाएंगे उचित कदम। कांग्रेस ने किया स्वागत। मतदाता के लिए स्रोत जानना जरूरी है। पीठ ने कुल 232 पेज के 2 अलग अलग सर्वसम्मत फैसले दिए और दोनों में ही चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। और एक फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई और जस्टिस प्रौडीवाला और जस्टिस मिश्रा ने सुनाया, वहीं जस्टिस खन्ना ने अपना फैसला अलग से सुनाया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने साथ ही जजों की ओर से लिखे 152 पेज के फैसले में कहा कि कंपनी अधिनियम में राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट योगदान की अनुमति देने वाली प्रावधान को हटाना मनमाना और समानता के अधिकार का उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि मतदाता का विवेकपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग का स्रोत का जानना जरूरी है। हम वोट दे सकते हैं तो हमें मालूम तो चले कि किस राजनीतिक पार्टी के पास कितना चंदा आता है, कहां से आता है, कौन देता है। वापस करने होंगे बॉन्ड। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि 15 दिनों की वैधता वाले बिना भुनाए गए चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक दलों या खरीदार जारीकर्ता बैंक को वापस करेंगे, जो बदले में धनराशि खरीदार की खाते में रिफंड करेगा। फैसले में राजनीतिक दलों की वर्ष 2017-18 से 22-23 तक की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दिया गया, जिसमें चुनावी बॉन्ड के जरिए प्राप्त फंडिंग को प्रदर्शित किया गया। इस अवधि में भाजपा को 6,566.11 करोड़, कांग्रेस को 1,123.3 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 1,092.98 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है। और देखिए एक और बात आपको बता दूं, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में रहती उसी को सबसे ज्यादा इस तरह की पैसा मिलता है, ये आपको जानना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। और आपको मालूम होगा कि अरुण जेटली साहब के समय आया था ना, उसी की बात हो रही है। और इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसका केवाईसी की जानकारी उपलब्ध है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। और चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिन की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जाता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% हासिल किया हो। चलिए, और देखिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात हुई, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 में। और अगर हम लोग एसबीआई की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कब? 1 जुलाई 1955 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग की बात करें तो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये डेटें याद रखा करिएगा आप लोग। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके। पाकिस्तान नहीं जाएगा रावी का पानी, 45 साल का सपना और लंबा संघर्ष। आखिर पाकिस्तान बहकर जा रहे रावी के पानी को रोककर अब जम्मू कश्मीर और पंजाब की करीब 37,000 हेक्टेयर जमीन को लहराने का सपना साकार होने जा रहा है। गुरदासपुर के साहेबपुर कंडी में बांध बनकर तैयार है और इसी माह 25 फरवरी को बांध में पानी भरने का कार्य आरंभ हो जाएगा। भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन कल से है। और आप लोगों को मालूम होगा भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी।
ये आप देखते हैं कि जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ ना संदेश खाली, कहाँ, पश्चिम बंगाल में, वहीं की चर्चाएं हो रही हैं। कतर में 8 भारतीयों की रिहाई पर मोदी ने थानी को कहा धन्यवाद। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को हाल ही में कतर ने किया रिहा। ऊर्जा, निवेश, आर्थिक सहयोग समेत कई देशों में सहयोग पर चर्चा। मोदी ने थानी को भारत आने का निमंत्रण दिया। देर रात पीएम ने मोदी साहब दिल्ली लौटे। कतर देख लीजिए, देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। अब आप देखिए यहाँ आप लोगों को कतर देखने को मिल जाएगा। देखिए कतर है। ये सब आप लोगों से कहता हूँ कि मैप का सहारा लेकर पढ़ा करिएगा आप लोग। कतर देखिए, फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है भाई, ठीक है। यही आप देखिए बहरीन हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, सऊदी अरब हो गया, इसी क्षेत्र की बात हो रही है। ये ममता बनर्जी की पार्टी की मिमी ने ममता को सौंपा लोकसभा सदस्यता छोड़ने का पत्र। ये ज्ञानवापी तलगरे में पूजा आदेश को चुनौती पर फैसला सुरक्षित रखा गया। अभी हाल ही में आप देखते हैं कि ब्यासी तहखाने की जो आप देखते हैं पूजा देने की, पूजा करने की इजाज़त दी गई थी ना, उसी को चुनौती दी गई थी, उसी का है। और ये सब आप देखते हैं कि कहाँ हो रहा है, ज्ञानवापी उत्तर प्रदेश के बनारस में आपको देखने को मिलेगा। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। एक कानून आप लोग सुनते होंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, धार्मिक स्थल कानून भी कह देते हैं। और ये इसलिए लाया गया था कि इस तरह के और सांप्रदायिक हिंसा ना हो, सांप्रदायिक तनाव ना बढ़े, मंदिर मस्जिद ना हो। और क्योंकि राम मंदिर मामले और बाबरी मस्जिद के मामले ने बड़ा तूल पकड़ा था और बड़े दंगे हुए थे हमारे देश में। तो 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की गई थी कि 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी, किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ वो हो चुका है, क्या हो चुका है। यहाँ आप देखते हैं कि इस कानून को ही चुनौती दी जा रही है। ये यूपी में दिलचस्प हुआ राज्यसभा चुनाव, भाजपा ने उतारा 8वां प्रत्याशी। अब आप देखते हैं कि क्या होगा, चुनाव होगा। और आप लोगों को मालूम है राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव विधायक करते हैं और वो सीधे जनता नहीं करती है, ये बात आप लोगों को जान लेना चाहिए। एमएसपी नहीं है किसानों की समृद्धि की गारंटी। बिचौलियों के प्रभावी रहने तक एमएसपी की गारंटी से भी किसानों का नहीं होगा भला। एमएसपी कानून बना तो सबसे ज्यादा घाटा पंजाब और हरियाणा के किसानों को होगा। यह 100% उपज की एमएसपी पर होती है खरीदारी, पर निर्धारित हो जाएगा कोटा। ये 5 फसलों का न्यूनतम एमएसपी से भी ज्यादा है और गारंटी मिली तो पंजाब हरियाणा को नुकसान होगा। एक बात आप लोगों को बता दूं, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको छोड़िए। किसानों की ये मांग है, किसानों की मांग ये है कि आप क्या करिए, आप हमारी फसलों के एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दीजिए और एक उस पर कानून बना दीजिए। अगर इस दाम से कम अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और ये किसानों को छूट रहती है कि अगर उनकी फसल के दाम एमएसपी से ज्यादा बाजार में मिल रहे हैं तो वो आजाद हैं कि बाजार में बेच सकें अपनी फसल। इस तरह की बातें हो रही सीधी सी, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, आप लोग समझदार हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। आवासीय क्षेत्र से बाहर जाने चाहिए 20 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटर, ये हाईकोर्ट कह रहा है। बदला बदला सा है इस बार का विश्व पुस्तक मेला।
जो प्रगति मैदान में चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए देश को चाहिए 30 लाख करोड़। पीएम सूर्य घर योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए की दरकार है। पर्यावरण सुरक्षा सम्मेलन में किए गए वादे के लक्ष्यों को हासिल करना चुनौती है। पीएम सूर्य योजना आई हुई है ना, जिसके तहत आप देखेंगे घरों पर जो पैनल लगाए जाएंगे और बिजली उत्पन्न की जाएगी। पनडुब्बी के लिए 500 किलोमीटर क्षमता की मिसाइल का परीक्षण करेगा भारत। वकीलों की सेवा उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यूएपीए प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की दी अनुमति। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने की सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। बोइंग डिफेंस इंडिया के एमडी बने निखिल जोशी। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग है ना, गुरुवार को बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में निखिल जोशी की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय विद्यालयों के छात्र गूगल पे, फोन पे से भी जमा कर सकेंगे फीस। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने फीस जमा करने के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम का भी दिया विकल्प। अच्छी बात है। वित्त मंत्री ने राम मंदिर थीम सहित 3 स्मारक सिक्के जारी किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी किए गए हैं, इन्हें देख भी रहे हैं आप लोग। केंद्र ने बाइक टैक्सी की कानूनी स्थिति पर दिया स्पष्टीकरण। परिभाषा स्पष्ट करते हुए राज्यों को परामर्श अधिसूचना भी जारी करने की बात हो रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 22 जनवरी को यह अधिसूचना जारी की थी कि जिसका शीर्षक था मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 217 के तहत ठेके पर चलने वाली गाड़ी की परिभाषा के दायरे में आती है था। इस कदम का उद्देश्य देश भर में मोटरसाइकिल को कानूनी तौर पर अनुबंध गाड़ी के तौर पर संचालित करने की अनुमति देना है और इससे परिवहन के नए विकल्प उपलब्ध होंगे और लोगों के लिए आय के अवसर भी पैदा होंगे। अच्छी बात है। और मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ठेके वाली गाड़ी उस वाहन को कहा जाता है जो पहले से तय शर्तों के साथ सवारियों की आवाजाही के लिए किराए पर लिया जाता है और इसमें वाहन को तय किया किराए पर एक निश्चित दूरी या निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। परामर्श अधिसूचना में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 228 के अनुसार जिन वाहनों में 4 पहिए ना हो और इंजन 25 सीसी से ज़्यादा का हो उन्हें भी मोटर वाहन की श्रेणी में शामिल किया गया है। ऐसे में मोटरसाइकिल भी इस अधिनियम की धारा 27 के दायरे में आएगी और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र की अधिसूचना बाइक टैक्सियों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करती है। ऐसे में राज्यों को मोटरसाइकिल परमिट को टैक्सी में शामिल करने के लिए प्रक्रिया व दिशा निर्देश दुरुस्त करने होंगे। तमिलनाडु विधानसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। ये आप सभी जानते हैं कि एक साथ चुनाव करवाने की बात हो रही है कि जब लोकसभा के विधानसभा के चुनाव एक साथ हो और जो क्षेत्रीय दल है इसका उन्हें क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि उन्हें लगता है कि एक साथ चुनाव हुए तो राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे, हमारे क्षेत्रीय मुद्दे दब जाएंगे, हमें नुकसान होगा। पहले भी हमारे देश में चुनाव होते थे एक साथ, लेकिन बीच में आप देखते हैं कि गड़बड़ व्यवस्था हो गई थी तो तब से नहीं हुए। और एक बात आप 1967 से नहीं हुए लगभग। और आप देखेंगे कि 1967 से पहले एक ही साथ चुनाव होते थे। अब आपने देखा होगा दिल्ली में जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी को एक तरफा जीत मिलती है और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आपने देखा होगा कि बीजेपी को 7 सीट मिल जाती है। 7 सीटें हैं दिल्ली में, तो इसीलिए अगर 7 हों चुनाव एक साथ तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, इसलिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी, विरोध करेगी उसका। ऐसे इनके तर्क हैं इन लोगों के। जयललिता के आवास को स्मारक में बदलने का अधिनियम रद्द हुआ है। 131 में से 30 शहरों में अभी तक नहीं लगे रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 5 साल पहले शामिल किए गए थे ये शहर। अच्छी बात है, क्या कर सकते हैं। 254 शहरों की सूची में दिल्ली को सबसे प्रदूषित माना गया है। जनवरी में उड़ानों की देरी से लगभग 5 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं। ये आप देखिए नागर विमानन महानिदेशालय कह रहा है। अब पाकिस्तान नहीं जाएगा रावी का पदक पानी, जो बताया ना आपको। और आप देखिए 1150 क्यूसेक पानी जम्मू कश्मीर को मिलेगा, 200 क्यूसेक पानी पंजाब को मिलेगा, 200 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य भी हो। 2793 करोड़ रुपए आई परियोजना की लागत है। 1979 में रंजीत सागर बांध के निर्माण के दौरान जम्मू कश्मीर के किसानों को भी उसके हक का पानी दिलाने का वादा किया गया था।
लेकिन यहाँ के किसानों की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी और जम्मू कश्मीर ने यह पानी लेने के लिए करीब 60 किलोमीटर लंबी रावी तवी नदी का लहर निर्माण भी वर्ष 1996 में किया था। अब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं। आप सभी जानते हैं कि राजनीति तो खूब हो रही है और मैंने आप लोगों से बोला था कि जब इंडिया गठबंधन बन रहा था ना विपक्षियों का, मैंने कहा था कि इस गठबंधन का सफल होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इनके अपने अपने हित हैं। अब इसमें से आप देखिए बहुत सारी पार्टियां छोड़ के जा चुकी हैं, बहुत सारी पार्टियां छोड़ने वाली हैं, बहुत सारी पार्टियां आप देखते हैं कि आपस में लड़ रही हैं। तो ये देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्या होता है, कितना टक्कर देता है। ये कुछ फैक्ट आप लोग देख लीजिएगा। चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में आपको बता चुका हूं कि चुनावी बॉन्ड योजना के तहत कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित संस्था चुनावी बॉन्ड खरीद सकती है और बॉन्ड कोई व्यक्ति बॉन्ड अकेले या संयुक्त रूप से खरीद सकता है। सरकार की दलील है कि चूंकि बॉन्ड पर दाता का नाम नहीं होता है तो पार्टी को भी दानदाता का नाम नहीं पता होता है। सिर्फ बैंक जानता है कि किसने किसको यह चंदा दिया और इसका मकसद है कि पार्टी अपनी बैलेंस शीट में चंदे की रकम को बिना दानदाता के नाम के जाहिर कर सके। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट में भाषण में चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा की थी। क्या है ये चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड करेंसी नोट की तरह होता है। आप इसे एक उदाहरण से समझिए। अब मान लीजिए कि आपको किसी पार्टी को 1,000 रुपये चंदा देना है तो आप भारतीय स्टेट बैंक से 1,000 रुपये का चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। इसी तरह आप देखिए 10,000, 1,00,000 और आप देखते हैं 1 करोड़, 10 लाख और 1 करोड़ तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब तक कितना मिला चंदा? राजनीतिक दलों के चुनावी बॉन्ड के जरिए जनवरी 2024 तक 16,518.11 करोड़ 16,518.11 करोड़ रुपए चंदा मिला है। वित्त वर्ष 2023-24 तक सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर यह चुनाव बॉन्ड के जरिए 12,000 करोड़ रुपए चंदा मिला है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को वित्त वर्ष 2022-23 में 850 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला है और 500 पाउंड से कम रकम ब्रिटेन में चंदा नहीं मानी जाती है। 16,000 करोड़ से अधिक का चंदा मिला है चुनावी बॉन्ड में से भारत में अब तक। चुनावी बॉन्ड योजना पर क्यों उठ रहे थे सवाल? तो चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए काम कर रहे संगठनों का मानना है कि ये तरीका पारदर्शी नहीं है, इसमें दानदाता का नाम जाहिर नहीं किया जाता है, लिहाजा इससे काले धन को बढ़ावा मिलने की शंका है। इसके अलावा कॉर्पोरेट घरानों का सत्तारूढ़ दल को इसके तरीके से चंदा देकर अपना हिस्सा सकते हैं, विपक्षी दल भी इसका विरोध कर सकते हैं। एक बात और आप सभी जानते हैं कि अब आप देखिए, आप अगर किसी पार्टी को चंदा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो आप भी तो चाहेंगे ये पार्टी हमारे हिसाब से चले। समझ रहे हैं आप? कौन जारी करता है चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक अपनी 29 शाखाओं पर यह काम करता है। चुनावी बॉन्ड की वैधता वाली बॉन्ड जारी होने के 15 दिन तक रहती है। ब्रिटेन में राजनीतिक फंडिंग के नियम, तो ब्रिटेन में राजनीतिक चंदे के नियम के लिए कानून है। इसके तहत राजनीतिक दलों को मिलने वाले 500 पाउंड से अधिक का कोई भी चंदा ब्रिटेन से के किसी व्यक्ति या कंपनी से होना चाहिए। 500 पाउंड या इससे कम का योगदान चंदा नहीं माना जाता है। पारदर्शी व्यवस्था चाहते थे अरुण जेटली, अब तो हमारे बीच नहीं है। अरुण जेटली ने चुनावी बॉन्ड योजना पेश करते हुए कहा था कि भारत में राजनीतिक चंदे के सिस्टम की सफाई करने की जरूरत है। उन्होंने आप देखिए चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले व्यक्ति या संस्था की पहचान गोपनीय रखने के नियम का भी बचाव किया था। उन्होंने कहा था कि अगर दानदाता को अपना नाम जाहिर करने के लिए मजबूर किया जाएगा तो नगद और काले धन के जरिए राजनीतिक फंडिंग का सिस्टम फिर से वापस आएगा। चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगी। जेटली ने कहा कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी देश राजनीतिक दलों को चंदे के लिए कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं बना सका। निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसी व्यवस्था जरूरी। राजनीतिक दलों को ज्यादातर चंदा अज्ञात दानदाताओं से मिल रहा है और जिसे नगद दिखाया जा रहा है। अरुण जेटली ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कानून मंत्री के तौर पर राजनीतिक फंडिंग में सुधार की दिशा में अहम कदम उठाया था। वे एक विधेयक लाए थे जिसके जरिए चेक से चंदे को वैध बनाया गया था। इसके तहत चेक मिले से चंदे को इनकम टैक्स और चुनाव आयोग के समक्ष घोषित करना जरूरी था। और इस तरह के मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा क्योंकि आपकी राय जरूरी है और आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। ये चुनावी बॉन्ड योजना फुल प्रूफ नहीं, सीजीआई साहब कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि योजना में कई कमियां जिससे राजनीतिक दल जान सकते हैं कि चंदा देने वाले का विवरण। लोकतंत्र में मतदाता का जानकारी का अधिकार सर्वोपरि है। हम लोग सब चुन रहे हैं, अभी तो काफी कुछ किया जाना बाकी है, कुरैशी साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए, ये 2017 में वित्त विधेयक
में चुनावी बॉन्ड योजना पेश हुई। 14 सितंबर 2017 को प्रमुख याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में योजना को चुनौती दी। 3 अक्टूबर 2017 को एनजीओ की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को चुनाव आयोग को नोटिस गया। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना अधिसूचित की। 7 नवंबर 2022 तक जहां विधानसभा चुनाव निर्धारित हो वहां बिक्री के दिन 70 से बढ़ाकर 85 करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना में संशोधन किया गया। और आप देखते हैं कि 16 अक्टूबर 2023 प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने योजना के विरुद्ध याचिका 5 सदस्यीय संविधान पीठ को संदर्भित की। 31 अक्टूबर 2023 को प्रावधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने योजना के विरुद्ध याचिकाओं पर शुरू की सुनवाई। 2 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया था। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने योजना को असंवैधानिक करार बताकर रद्द कर दिया। तो चलिए, अच्छी बात है। और देखिए, अगर आप किसी को वोट दे रहे हैं तो आपको जानने का अधिकार तो है कि आपकी इस पार्टी को इतना मिलता है चंदा, और आप लोगों को जब मालूम चलेगा कि इन्होंने इतना दिया और उनके काम हो रहे हैं तो आप तुरंत अंदाजा लगा लेंगे कि भाई इनका काम किया जा रहा है, इन्होंने क्योंकि इतना बड़ा चंदा दिया था। ये महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने अजीत पवार गुट को असली राकापा एनसीपी ठहराया। ये तो आप भी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जिस तरह से उसी हिसाब से फैसला देंगे, ये भी क्लियर माना जा रहा था। ये तो क्योंकि उनके पास आप देखते हैं कि विधायक है ना बहुमत, और महाराष्ट्र अगर आप लोगों को चलना है ना तो एक बार महाराष्ट्र घूम लीजिए। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें महाराष्ट्र मुंबई इसकी राजधानी है, और आप देखेंगे कि इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 78 सीटें, और विधानसभा में आप देखिए 288 सीटें, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें और लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए, बाकी किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं ये भी आप लोग जरूर बताइएगा। कर्नाटक सरकार ने आवासीय विद्यालयों में धार्मिक समारोह पर लगाया प्रतिबंध। राजस्थान में बना सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 88,000 स्कूल के 1,14,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने किया सूर्य नमस्कार। चलिए, राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है ये आप लोग बताइए। युवा प्रधान ने साकार किया पंचायत को आदर्श बनाने का स्वप्न। प्रधान दिलीप वर्मा ने बदली उत्तर प्रदेश के गोंडा में तालागंज ग्राम पंचायत की 26 सुविधाओं संग सरकारी योजनाओं का लाभ। ये आप लोग देखिए, एक बात और कि मैंने आप लोगों से कहा ना कि अगर आपका ईमानदार सरपंच है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान ईमानदारी से हो सकता है। बस ईमानदार होना चाहिए आपका, जिसे आपने वोट दिया। और ईमानदारी तो हर जगह जरूरी है कि नहीं है। ये मिला प्रथम पुरस्कार गणतंत्र दिवस समारोह के आमंत्रण में भी ये थे, देख लीजिए। जो संपादकीय पार्ट की क्लास है वो शाम के 6 बजे आती है, तो उसे जरूर देखा करिएगा। मंदी की चपेट में जापान अर्थव्यवस्था 4थे स्थान पर पहुंची। जनसंख्या में गिरावट और उत्पादकता व प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी विकास दर में कमजोरी की प्रमुख वजह है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी 2023 की दूसरी छमाही में मंदी की चपेट में। पीएम सुनक की बढ़ सकती है मुश्किलें। 0.4% की गिरावट की रही जापान की अर्थव्यवस्था में दिसंबर तिमाही में। 1.9% रही जापान की विकास दर कैलेंडर वर्ष 2023 में। 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ट्रिलियन डॉलर में, आप देखिए अमेरिका 27.94, चीन 17.5, जर्मनी 4.5, जापान 4.2 और भारत 3.7। अब भारत की तुलना आप लोग चाइना और अमेरिका से करिए, फिर आप लोग कहिए कि कहाँ है हमारी स्थिति। और धीमी विकास दर की प्रमुख वजह, तो जापान में श्रम बल की कमी का एक प्रमुख वजह है, और इस कमी को पूरा करने के लिए अप्रवासी मजदूरों एक विकल्प है। लेकिन देश दूसरे देशों के कार्यबल को लेकर बहुत इच्छुक नहीं है, दिखाई देता है। कम श्रमबल से निपटने के लिए रोबोटिक्स को एक विकल्प के तौर पर आजमाया जा रहा है, लेकिन यह पूरी तरह कामयाब होता नहीं दिख रहा है। जापान की धीमी वृद्धि के पीछे एक अन्य प्रमुख कारक मजदूरी की दर में बढ़ोतरी नहीं होना है। इसके चलते लोग खुलकर खर्च नहीं कर रहे हैं।
वहीं कारोबारियों ने पुराने और सिकुड़ते घरेलू बाजार के बजाय विदेश में तेजी से बड़े अर्थव्यवस्था में भारी निवेश कर रहे हैं। वही वित्त मंत्री ने कहा कि करवट ले रही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, ये ब्रिटेन के कह रहे हैं। असम में जल्द बनाया जाएगा सेमीकंडक्टर पैकेजिंग संयंत्र। नेपाल में भी कर सकेंगे यूपीआई में भुगतान। अब ईएसआईसी से दिसंबर में 18.86 लाख सदस्य जुड़े हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बात हो रही है। पीएसीएल की 21 लाख निवेशकों को पैसा मिला है। लाल सागर संकट के बावजूद बड़ा निर्यात। जनवरी में आप देखते हैं कि 36.92 अरब डॉलर की वस्तुएं विदेश भेजी गई हैं। सेवा निर्यात 17.5% बढ़ा। देखिए, आयात का मतलब होता है कुछ आप खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। 54.4 अरब डॉलर का आयात किया गया है और आप देखते हैं कि 32.80 अरब डॉलर का सेवा निर्यात रहा। 173% की वृद्धि हुई सोने के आयात में। 11,544 वस्तुओं का निर्यात होता था वित्त वर्ष 2014-15-16 में। 12,177 वस्तुओं का निर्यात होने लगा वित्त वर्ष 2022-23 में। 26% इजाफा हुआ निर्यातकों में 10 सालों में। और आप देखिए वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी प्रतिशत में। इंजीनियरिंग वस्तु 4.20, इलेक्ट्रॉनिक्स 9.31, फार्मा 6.84, पेट्रोलियम उत्पाद 6.57, प्लास्टिक 9.55, तैयार अनाज व प्रोसेस्ड आइटम 18.69, मांस डेयरी पोल्ट्री 26.12। चालू वित्त वर्ष में कुल निर्यात व आयात, ये आप देखिए अप्रैल जनवरी में वस्तु निर्यात 353.92 अरब डॉलर में। अप्रैल जनवरी में वस्तु आयात 561.12 अरब डॉलर। सेवा निर्यात अप्रैल जनवरी में 284.45 अरब डॉलर। सेवा आयात अप्रैल जनवरी में 147.68 अरब डॉलर है। लाल सागर देखना है तो देख लीजिए, ये आप लोगों को लाल सागर, अदन की खाड़ी है लाल सागर है। और ये आप देखते हैं कि भूमध्य सागर। यहाँ आप देखते हैं कि इजराइल और हमास में जब से युद्ध हुआ तो हाउती जो विद्रोही है ना, वो जहाजों पर हमले कर रहे हैं, इसलिए बोल। पीएसीएल के 21 लाख निवेशकों को पैसा मिला। विकासशील देशों पर कार्बन टैक्स लगाना गलत है, ये आप देखिए क्या सीईए कह रहा है। वैश्विक हालात महंगाई कम करने की राह में बड़ी अड़चन है, आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आप लोग बताइए। हम लोग हर दिन बात करते हैं। भारतीय वेबसाइटों पर 15.14 अरब से ज्यादा साइबर हमले हुए। 2023 की रिपोर्ट सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बना निशाना। आजकल आप देख रहे हैं कि साइबर अटैक भी बहुत हो रहे हैं। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। पाकिस्तान में शहबाज पीएम और जरदारी बन सकते हैं राष्ट्रपति। पीएमएलएन और पीपीपी के बीच सरकार बनाने के फार्मूले पर बन गई सहमति। और गठबंधन में एमक्यूएमपी, पीएमएलक्यू, आईपीपी व बीएपी भी शामिल होंगे। गुलाम जम्मू कश्मीर के लोग भारत में विलायत चाहते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता कह रहे हैं। कहाँ यहाँ रहने वाले लोग पाकिस्तानी कब्जे से तंग आ चुके हैं। भारत में तेजी से हो रही प्रगति और विकास देखकर चकित थे। ये आप देखिए इस क्षेत्र की बात हो रही है। ये अभी भी चाहे पाकिस्तान कब्जा किए बैठा है ना। पाकिस्तानी सेना रक्षा संबंधी मामलों पर ध्यान केंद्रित करे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यहाँ का सेना प्रमुख मनोज पांडे ने अमेरिकी समकक्ष संघ की उच्च स्तरीय वार्ता। संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास पर भारत की अध्यक्षता में हुई चर्चा। और देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एंथनी अल्बनीज पद पर रहते हुए सगाई करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। इन्होंने अपनी महबूबा से आप देखते हैं कि सगाई कर ली है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की बात हो रही है। अमेरिका के कंसास में रैली के दौरान गोलीबारी, एक की मौत हुई है। यहां भी आप देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है अमेरिका में भी। ये आसांजे की स्वदेश वापसी को लेकर ऑस्ट्रेलियाई संसद में प्रस्ताव पास।
पीएम अल अलवनीजी बोले उन्हें विकीलीक्स संस्थापक के मामले की सौहार्दपूर्ण अंत की उम्मीद है। ब्रिटेन की हाई कोर्ट में अमेरिकी प्रत्यार्पण के विरुद्ध अपील पर सुनवाई से पहले दबाव बनाया गया है। नासा की मदद से निजी कंपनी ने लॉन्च किया मून लैंडर ओडिसी और 22 फरवरी को चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर उतारने का लक्ष्य है, आप देखेंगे। और नासा की बात करें अगर हम लोग, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, जुलाई कब 29 जुलाई 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिल जाएगा। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट इंटू एक्टिव मशीन्स में मून लैंडर ओडीसी को लेकर रवाना हुआ है। और दिसंबर 1972 में अपोलो 17 के बाद से अमेरिका ने चंद्रमा पर उतरने का प्रयास नहीं किया है। बांग्लादेश ने म्यांमार के 330 सैनिकों को स्वदेश भेजा। ट्रंप की जगह बाइडेन को राष्ट्रपति पद पर देखना चाहते हैं पुतिन। ये आप देख लीजिए, खेल का क्षेत्र है और आप सभी जानते हैं कि अच्छी बातें हैं। खेल में आप खिलाड़ी के संबंध किस खेल से है, क्या उपलब्धियां रही, ये जरूर देख लिया करिएगा। ये आप देखिए, राजकोट में सरफराज खान के टेस्ट पदार्पण पर पिता नौशाद खान की आप देखते हैं कि आंखों में खुशी के आंसू। UWW फिर से महासंघ को निलंबित करे, बजरंग कह रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया ने गुरुवार को कुश्ती की वैश्विक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से भारतीय कुश्ती महासंघ को फिर से निलंबित करने की अपील करते हुए कहा कि संजय सिंह की अगुवाई वाली संस्था को बहाल करने से पहलवान खतरे और उत्पीड़न के दायरे में आ गए हैं। देखते हैं क्या होता है। यह भी विवाद चल रहा है। कुलभूषण जो ब्रजभूषण शरण सिंह थे उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था, आपने देखा होगा। त्रिकोणीय सीरीज के लिए भारतीय दृष्टिबाधित टीम घोषित हुई है। पीसीआई के लिए तदर्स समिति गठित करने का सुझाव। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने खेल मंत्रालय का भारतीय पैरालंपिक समिति का कामकाज देखने के लिए तदर्स समिति गठित करने का सुझाव खारिज कर दिया है। और देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की बात करें, आईपीसी की बात करें, तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आप लोगों को बताओगे तो अच्छी बात है। इसकी स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1989 में। जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की बात कर रहा हूँ। गत चैंपियन गल्फ जायंट्स को रोन फाइनल पहुंची दुबई कैपिटल्स। ILT20 में बात हो रही है। राहेल गंगजी ने बनाई बढ़त, बेंगलोर के गोल्फर है। टाटा स्टील PGTI प्लेयर्स चैंपियनशिप के तीसरे दौर में। अभय बने क्षेत्र रक्षण कोच। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सहयोगी स्टाफ का हिस्सा रह चुके अभय शर्मा 23 फरवरी से शुरू हो रहे महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सत्र से पहले यूपी वॉरियर्स से क्षेत्र रक्षण और विकेट कीपिंग कोच के रूप में जुड़ गए हैं। वायर्न म्यूनिख हुआ उलटफेर का शिकार। भारतीय बैडमिंटन टीम को खाली सात्विक उचराज की कमी। खाली नहीं, अनफिट राफेल नडाल कतर ओपन से हटे। वावरिंका हारकर बाहर हो गई हैं। 3 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्टैन वावरिंका निकोलस जेरी से 3 सेट तक चले कड़े मुकाबले के हार के बाद अर्जेंटीना ओपन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। ये आप देखिए, साउथ में काफी ऐसे एक्टर रहे जो काफी सक्सेस भी हुए राजनीति में। जयललिता, NTR और MGR, ये बहुत काफी बड़े बड़े पद पर गए। अभी भी आप देखते हैं कि अजमा रहे किस्मत बहुत सारे लोग।
CGI करेंगे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शुभारंभ प्रयागराज में। असम में वीर लाचित की प्रतिमा का अनावरण करेंगे PM। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जोरहाट में 125 फीट की वीर लाचित बोरफुकन की प्रतिमा के अनावरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। यह कार्यक्रम इस साल मार्च के पहले हफ्ते में होगा। ये आप देखिए, सरकार ने अहम राज्य की सेना के प्रमुख सेनापति वीर लाचित की स्मृति में उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण करने के लिए तैयार की ना। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की खबरें मिल जाती हैं और परीक्षा के पॉइंट भी इसी पॉइंट मिल जाते हैं। फ्रांस में लियोन से पेरिस के बीच लगा दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम। 1980 में आज ही के दिन फ्रांस में लियोन से पेरिस के बीच दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 176 किलोमीटर लंबे ट्रैफिक जाम को खुलने में 17 घंटे के समय लगा था। भारी बर्फबारी सहित कई कारणों से यातायात को बहुत धीमा कर दिया गया था। 3000 वर्ष पुराने कब्र में राजा तूतनखामेन का ताबूत मिला। 1923 में आज ही के दिन मिस्र के राजा तूतनखामेन का ताबूत खोजा गया था। ब्रिटेन के पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने 22 नवंबर 1922 को कब्र में प्रवेश किया, जो 3000 से अधिक वर्ष पुरानी थी। अंदर 4 कमरे थे। आखिरी कक्ष खोलने पर उन्हें राजा तूतनखामेन का सुनहरा ताबूत मिला था। रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं वसीम जाफर। क्रिकेटर वसीम जाफर का जन्म 1978 में आज ही मुंबई में हुआ था। वसीम जाफर ने महज 15 साल की उम्र में स्कूल क्रिकेट में एक पारी में नाबाद 400 रन बनाकर सुर्खियां बटोरी थी। 16 साल की उम्र में रणजी टीम में प्रवेश किया। 2000 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। 2020 में रणजी ट्रॉफी में 12000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए और उनके नाम रणजी ट्रॉफी में 150 मैच और सबसे ज्यादा 40 शतक लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। जाफर ने भारत के लिए 31 टेस्ट 2 वनडे मैच खेले हैं। 10 में से एक गर्भवती में होता है लंग कोविड। अमेरिका की साल्ट लेक सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा हेल्थ शोधकर्ताओं ने ये अध्ययन किया है। 46 अमेरिकी राज्यों और वाशिंगटन की गर्भवतियों के एक समूह पर हुआ शोध अमेरिका में चल रही सोसाइटी फॉर मैटरनल फीटल मेडिसिन की वार्षिक मीटिंग द प्रेगनेंसी में प्रस्तुत किया गया और 46 अमेरिकी राज्यों व वाशिंगटन में हुआ शोध। 9.3% गर्भवतियों में लंबे समय तक रहने वाली कोविड विकसित हुआ है। मोटापा या अवसाद से ग्रस्त गर्भवतियों में लंबा कोविड विकसित होने का खतरा ज्यादा है। गैर गर्भवतियों में लंबे समय तक कोविड की दर गर्भवतियों में ज्यादा है। छात्राओं का एक सामूहिक नृत्य। फिलीपींस की राजधानी मनीला में गुरुवार को सामूहिक नृत्य में भाग लेती छात्राएं और इसके माध्यम से महिलाओं व लड़कियों के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन की आवाज उठाई गई है। इसमें 3000 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया है। यह आयोजन महिला अधिकार समूह 1 मिलियन राइजिंग की उस वैश्विक अभियान का हिस्सा है जो महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने तथा लैंगिक समानता को बढ़ाने पर जोर देता है। अपनी इस आवाज को उठाने के लिए यह नृत्य को प्रमुखता के माध्यम बनाता है। रूमेटॉइड गठिया के उपचार के साथ जोखिम से भी बचाती है जैविक दवा, यह अनुसंधान कर रहा है। हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। ये आप देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं तथा अन्य आपातकालीन स्थिति में अब जरूरतमंदों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। अच्छी बात है। वजन घटाने वाली दवाएं मांसपेशियों को सिकोड़ सकती हैं, एस्ट्राजेनेका प्रमुख कह रहे हैं। मोटापा कम करने वाली दवाइयां वेगोवी मांसपेशियों को सिकोड़ती हैं। दवाइयां बंद करते ही फिर से वजन बढ़ने लगता है। 20 लाख रोगियों पर सर की जांच हुई है। जब छड़ी को पुलिस ने समझ लिया चाकू, लंदन की बात है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।